एपिसोड 85। आयशा की जलन। कुसुम को उसके रूम में छोड़कर वह वहाँ से चला गया आयशा को ढूंढने के लिए, लेकिन वो पूरे महल में कहीं नहीं थी। सीढ़ियों से नीचे आते हुए उसे केतकी दिखी तो उसने उससे पूछा, चाची सा, आपने आयशा को कहीं देखा? नहीं, मैंने तो नहीं देखा। बाहर गार्डन में होगी या फिर रूम में होगी। ये बोलकर केतकी ऊपर कुसुम के रूम में चली गई। अभय आयशा को ढूंढते ढूंढते महल से बाहर पहुंचा तो उसने देखा कि आयशा किसी के साथ गाड़ी में बैठकर जा रही थी। गाड़ी को देखते ही अभय समझ गया कि वो गाड़ी वेद की थी। अभय भी तुरंत अपनी गाड़ी में बैठा और उनकी गाड़ी का पीछा करने लगा। कुछ ही देर में वेद आयशा को लेकर राठौड़ मेंशन पहुंचा और अभय उनके पीछे पीछे। गाड़ी से बाहर उतरते ही आयशा बिना पीछे मुड़े मेंशन के अंदर चली गई। वेद उससे कुछ कहना चाहता था मगर कह नहीं पाया तो वो अपनी गाड़ी बैक करके वहाँ से जाने को हुआ। तभी उसकी नज़र अभय की गाड़ी पर पड़ी। अभय अपनी गाड़ी से बाहर उतरा और वेद भी अपनी गाड़ी से बाहर उतरा। तू मेरी बीवी से दूर क्यों नहीं रहता? वो जहाँ होती है तो वहाँ पहुँच जाता है, ऐसा क्यों? अभय ने ऐड कर उससे पूछा। सर, मैं तो आयशा का दोस्त हूँ, बस उसने मुझे बुलाया था कि मैं उसे लेने आ जाऊँ तो मैं आ गया। उससे आगे मैं कुछ नहीं जानता हूँ, वेद ने जवाब दिया तो अभय चुप हो गया। अच्छी बात है, अगर तू उसका दोस्त है तो दोस्ती से आगे कुछ होना भी नहीं चाहिए तुम दोनों के बीच, वरना अंजाम। अभय अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाया था कि तभी वेद बीच में बोला, सर आप पहले डिसाइड कर लीजिए कि आपको आयशा के साथ ज़िंदगी बितानी भी है या नहीं, क्योंकि मैं तो उसे हर वक्त दुखी और परेशान देखता हूँ आपकी वजह से। आप भी उसके आंसू की वजह नज़र आते हो मुझे। और अगर राजस्थान की आधे से ज़्यादा लड़कियाँ आपकी दीवानी हैं तो आपको उन्हीं में से किसी एक को चुन लेना चाहिए था। अपने लिए बेचारी आयशा को क्यों लटका दिया? अभय की बात सुन अभय की बोलती बंद हो गई। इतने में आयशा अपने 2 लगेज के साथ घर से बाहर आई, आंखों में आंसू लिए। अभय को देखते ही उसने अपने आंसू पोंछे और वेद से बोली, वेद, मुझे बेदी मेंशन छोड़ दो। मगर अभय की गुस्से से भरी आंखों को देख वेद की हिम्मत नहीं हुई आगे बढ़ने की। वेद, तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा है क्या? प्लीज़ मुझे बेदी मेंशन छोड़ दो, मुझे मेरे घर जाना है, आयशा भारी आवाज़ में बोली तो आगे बढ़ा उसका लगेज ट्रंक में रखने के लिए। वेद, तुम जाओ यहाँ से, मैं छोड़ दूंगा इसे इसके घर। अभय आयशा को एक तुक निहारते हुए वेद से बोला। तभी वहाँ पर एक दूसरी गाड़ी आ गई। उस गाड़ी से अमन बाहर उतरा। भैया, अच्छा हुआ कि आप आ गए, मैं घर ही आ रही थी, आयशा बोली तो अमन ने अभय से रूड होकर कहा, अब क्या किया तूने? तू कभी बाज नहीं आएगा ना अपनी हरकतों से? आयशा, अंदर चलो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। अमन को इग्नोर करके अभय आयशा से बोला, मगर वो अमन की गाड़ी में जाकर बैठ गई। भैया, जल्दी घर चलो, मुझे सिर में बहुत तेज़ दर्द हो रहा है। आयशा अपने आंसू को काफ़ी हद तक कंट्रोल कर रही थी। अमन ने आयशा के दोनों लगेज उठाए और गाड़ी के ट्रंक में रख दिया और खुद ड्राइवर सीट में बैठ गया, लेकिन तभी अभय ने आयशा के साइड वाला दरवाज़ा खोला और उसका हाथ पकड़कर उसे बाहर खींचा। घर के अंदर चलो, तुम पर सबसे पहला हक मेरा है, तुम्हारे परिवार वालों से भी पहले, समझी तुम? इसीलिए तुम सिर्फ वो करोगी जो मैं कहूँगा तुम्हें करने को, और अभी मैं तुमसे अंदर जाने को कह रहा हूँ तो बिना ऐठ दिखाए घर के अंदर जाओ, अभय बोला उसकी कलाई को कस के जगड़ते हुए। तभी अमन आगे आया और अपनी बहन की कलाई को अभय के हाथ से छुड़वा दिया।
मेरी बहन पर सबसे पहला हक उसके परिवार वालों का ही होगा, यानी कि उसके मायके वालों का। समझा तू? जैसे तेरे लिए तेरी बीवी से पहले तेरा खानदान और तेरे दोस्त आते हैं, तुझ पर सबसे पहला हक तेरे परिवार वालों का होता है, वैसे ही आयशा पर सबसे पहला हक उसके परिवार वालों का, यानी कि हम लोगों का होगा। अमन ने उसका कॉलर टाइटली पकड़ते हुए कहा। भैया, मुझे घर लेके चलो, मुझे बहुत तेज़ दर्द हो रहा है सर में। आयशा अपना सिर पकड़ते हुए बोली। तो वेद उसे उसके कंधे से पकड़ उसे गाड़ी के अंदर बैठा दिया। आयशा, बाहर आओ गाड़ी से। अब वह फिर उससे बोला, मगर आयशा ने उसकी नहीं सुनी और अमन ड्राइवर सीट पर जाकर बैठ गया और गाड़ी स्टार्ट करके वहाँ से चला गया। बेदी मैंशन। अमन आयशा को लेकर बेदी मैंशन पहुंचा। उसे अचानक से देखकर सब बहुत खुश हुए। कैसी है मेरी पोती? दीदा ने आयशा से पूछा, उसको अपने गले से लगाते हुए। मैं ठीक हूँ दीदा, आप कैसे हो? आयशा ने नॉर्मल टोन में जवाब दिया। उसके बाद वो अपने दूसरे भाई करण से मिली। बेटा, तुझे तो राठौड़ खानदान में होना चाहिए था अभी। तू अचानक से यहाँ कैसे आ गई बच्चे? मंजीत ने उससे पूछा तो आयशा बोली, मम्मी, मैं हमेशा हमेशा के लिए वापस आ गई हूँ, अब मैं कभी वापस नहीं जाऊँगी वहाँ। आयशा का जवाब सुनकर सबके सब शॉक्ड रह गए। मंजीत और राजवीर ने चिंतित होकर उससे पूछा, क्यों बेटा, अब क्या किया बहने? उस घर में किसी को भी मेरी ज़रूरत नहीं है। जिसकी ज़रूरत उन लोगों को है वो उन लोगों के साथ मौजूद हैं अब। आयशा हल्की फीकी सी मुस्कान के साथ बोली। उसकी बात सुनकर सब सोच में डूब गए, परेशान होने लगे। तभी दरवाजे पर खड़े राठौड़ खानदान की आवाज़ आई। तूने ऐसा सोच भी कैसे लिया बेटा कि तेरी ज़रूरत किसी को नहीं है? केतकी की आवाज़ आई। केतकी के साथ अधिराज, दीपशिखा, अभय और अनिरुद्ध भी थे। आयशा उन लोगों की तरफ देखा तक नहीं और सीधा अपने कमरे में चली गई। उसका ये व्यवहार देखकर सबको बहुत बुरा लगा, लेकिन कोई कुछ भी नहीं बोल सकता था क्योंकि वो लोग उसके घर पर खड़े थे इस वक्त। अब क्या कर दिया आप लोगों ने मेरी बेटी के साथ, जो वो इतना नाराज़ हो गई है और घर छोड़ कर आ गई है? मंजीत ने गुस्से से उन लोगों से पूछा। कुछ नहीं हुआ है, केतकी ने जवाब दिया, क्योंकि उसे वाकई में कुछ नहीं पता था और अभय और आयशा के बीच के इशू के बारे में। तभी अनिरुद्ध बोला, मैं बताता हूँ कि भाभी किस बात पर नाराज़ हुई है। किस बात पर? अमन ने पूछा। भाभी ने भैया को कुसुम के साथ देख लिया था। अभी कुछ देर पहले भैया उसे अपनी गोद में उठाकर महल के अंदर लेकर आए, क्योंकि उसके पैर पर चोट लगी हुई थी और उससे पहले इन्होंने उसे नीचे गिरने से भी बचाया और अपनी बाहों में पकड़ लिया था। अनिरुद्ध ने ये सबको सब कुछ बताया तो अब हॉल में सन्नाटा सा छा गया। ये अभय क्यों खुद को धर्म संकट में डाल देता है? अधिराज अपने मन में बोला। अरे तो इसमें घर छोड़कर जाने वाली कौन सी बात हो गई? कुसुम तो बहुत सीधी लड़की है, ऊपर से उस बेचारी के साथ इतना बुरा हुआ है, गुंडे उसके पीछे पड़ गए थे, पता नहीं क्या बीती होगी उस वक्त उस बच्ची पर। केतकी इरिटेट होकर बोली। केतकी ने ये सब कुछ इतना लाउड बोला था कि आयशा ने भी सब कुछ सुन लिया था। मंजीत, तुम्हारी बेटी तो मेरे बेटे को अपने इशारों पर नचाना चाह रही है, मेरे बेटे की ज़िंदगी को कंट्रोल करना चाहती है। आयशा तो चाहती है कि अभय सांस भी उससे पूछ कर ले, लेकिन ऐसा तो हरगिज़ नहीं होगा। तुम्हारी बेटी को अपनी बेफालतू की ज़िदें
छोड़नी होंगी, वरना कहीं ऐसा ना हो कि बाद में हम लोग ही उसे घर ना लेकर जाएं। फिर बैठा कर रखना अपनी शादीशुदा बेटी को पूरी ज़िंदगी घर पर ही। उसकी वजह से तो तुम्हारी कुंवारी बेटी की भी शादी होना मुश्किल हो जाएगी। केतकी ने इतना कुछ कह दिया था अब कि किसी को भी यकीन ही नहीं हो पा रहा था कि उसके अंदर भी इतना ज़हर था आयशा के लिए, कि उसने कभी किसी को दिखाया नहीं, या फिर वो सब देख नहीं पाते थे। केतकी ने इतना कुछ कहा, लेकिन बेटी परिवार में से किसी ने भी एक शब्द नहीं कहा। अगर मेरी बहन के अंदर आप लोगों को इतनी ही कमियां नज़र आती हैं ना, तो आप अपनी लाडे सर से कह दीजिए कि वो छोड़ दे मेरी बहन को, तलाक दे दे उसे, क्योंकि हमारी बेटी के लिए भी लड़कों की कमी नहीं है। हम उसकी शादी किसी अच्छे और संस्कारी लड़के से करवाएंगे जो मेरी बहन को समझेगा, उसके लिए स्टैंड लेगा, उसके प्यार की इज़्ज़त करेगा, ना कि उसके प्यार को अपने जूतों से रौंदेगा। अमन बोला तो अभय ने गुस्से से मुट्ठियां भींच ली। केतकी फिर से कुछ बोलने को हुई, लेकिन तभी करण बोला, गार्ड्स। दो लंबे चौड़े मुश्तंडे करण के बुलाने पर वहां पहुंचे। तब उसने आगे कहा, इन लोगों को इज्जत के साथ इनकी गाड़ी तक छोड़ कर आओ। गार्ड्स बिल्कुल वैसे ही करने जा रहे थे, लेकिन तभी राजवीर की आवाज़ गूंजी, जाने से पहले इन तलाक के कागज़ों पर साइन करके जाओ। ये बोल उसने सायशा की तरफ देखा, जो सीढ़ियों से नीचे आ रही थी भागकर, हाथों में पेपर्स लेकर। सायशा ने वो पेपर्स अपने पिता के हाथ में दे दिए। राजवीर ने वो पेपर्स अभय के हाथ में थमा दिए और बोला, मेरी बेटी मुझ पर बोझ नहीं है। अभी उसका बाप जिंदा है, और जब तक उसका बाप जिंदा है तब तक कोई भी उसका बाल भी बांका नहीं कर सकता। मैं मेरी बेटी की शादी बहुत अच्छे लड़के से करवाऊंगा, जो उसकी आंखों में एक भी आंसू नहीं आने देगा, उसे कभी कोई तकलीफ नहीं देगा। किसी ऐसे लड़के से करवाऊंगा जो उसे अपने सिर का ताज बना कर रखेगा, ना कि उसे बात बात पर बेइज्जत करेगा। तभी हरिराज बीच में बोल पड़ा, राजवीर ये क्या कर रहे हो तुम? ये दोनों तो बच्चे हैं, अभी लड़ रहे हैं और अभी एक हो जाएंगे। तुम मत कहो इन दोनों के बीच में। तुम तो रहने ही दो अधिराज। तुम्हारा बेटा तुम पर ही गया है, इसीलिए मुझे कोई हैरानी भी नहीं हुई ये सब कुछ सुनकर। जैसे तुम बुज़दिल थे, वैसे तुम्हारा बेटा है। एक्चुअली तुम्हारा और गीतांजलि का बेटा तुम दोनों का मिक्सचर है, चालबाज और घटिया अपनी माँ की तरह, और बुज़दिल और मतलबी बिल्कुल तुम्हारी तरह। आंखों में आंसू भरे हुए जो अब बहने लगे थे मंजीत की आंखों से। वो जब ये बात अधिराज से बोली तो उसकी आंखें शर्मिंदगी से नीचे हो गईं। और रही बात की तुम्हारी, तो तुम इतनी जहरीली हो ये बात मुझे पहले से ही पता थी, इसीलिए मुझे कोई हैरानी नहीं हुई तुम्हारे विचार मेरी बेटी के लिए सुनकर। और अगर तुम्हें ये लगता है ना केतकी कि मेरी बेटी तुम्हारे बेटे की ज़िंदगी को कंट्रोल करना चाहती है, तो ठीक है, वो तुम्हारे बेटे का पीछा छोड़ देगी। अपने बेटे से कहो कि वो इन कागज़ों पर साइन कर दे। मेरी बेटी से साइन करवाने की जिम्मेदारी मेरी है। जब मंजीत ने कहना शुरू किया तो केतकी की बोलती बंद हो गई। मैं आयशा को कोई तलाक नहीं दे रहा हूँ, वो मेरी बीवी है और मैं उसे वापस उसके घर लेकर ही जाऊँगा। अभय बीच में बोल पड़ा, अभय तेरे लिए भी लड़कियों की कोई कमी नहीं है बेटा। मैं तुझे एक जलनखोर लड़की के साथ ज़िंदगी नहीं बिताने दूंगी। केतकी ने जब आयशा को जलनखोर कहा तो सायशा बोली, केतकी आंटी, अब ये मत भूलिए कि बेटी आपके घर आपकी बेटी आपके घर में भी है। भगवान जी जब इंसाफ करने पर आएंगे ना, तब आप और आपके ख़ानदान से बर्दाश्त नहीं हो पाएगा भगवान का किया हुआ इंसाफ देखकर। सायशा की कही हुई बात सुनकर केतकी का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया। वो सायशा पर भड़कने ही वाली थी कि तभी अधिराज बोला, आप लोग प्लीज़ शांत हो जाइए, बात को और मत बढ़ाइए, दोनों को आपस में ही उनका इश्यू सॉल्व करने दीजिए। बात नहीं होगी अब, क्योंकि अब बात करने के लिए कुछ बचा ही नहीं है। हमारी बच्ची पर अब जो इल्ज़ाम लगाए गए हैं और उसे दूसरी बार जलनखोर का टैग दिया गया है, इसके बाद तो
अब बात करने के लिए कुछ बचा ही नहीं है। इस बार दीदा बोली तो सबको चुप होना ही पड़ गया। अभी के अभी हमारे घर से बाहर निकलो और दोबारा हमें अपनी शक्ल भी मत दिखाना, क्योंकि अब हमारी एक आखिरी मुलाकात कोर्ट में होगी। दीदा ने अपना आखिरी फैसला सुना दिया तो सब हैरान रह गए, क्योंकि अब तो खुद बेदी खानदान की मुखिया ने अपना फैसला सुना दिया था। अधिराज ये बात अच्छे से जानता था कि दीदा ही एक वो डोर है जो अभय और आयशा को एक कर सकती थी वापस। लेकिन अब दीदा ही थी जो खुद दोनों को अलग करने का फैसला सुना चुकी थी। इसीलिए वो सब वहाँ से चले गए बिना कोई बहस किए। आज के लिए बस इतना ही। अगर आप लोगों को आज का एपिसोड अच्छा लगा तो कमेंट करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ भी इस चैनल को शेयर करें। थैंक यू।